हेलो डियर, वेलकम करता हूं जितने भी एएनएम की तैयारी करने वाले हैं, खासकर 10,709 पोस्ट के लिए, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है कि आप लोग तैयारी करें और आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएं। तो उसके लिए मैं आपको डेली रात में 9 बजे 50 क्वेश्चन का सेट ला रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन का सेट आप डेली बाई डेली देखते हैं, महीने का लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चन होगा और 2-3 महीना के बाद अगर एग्ज़ाम होगा तो लगभग जानिए 5,000 क्वेश्चन के आसपास आपका तैयारी होगा। और प्लस में बहुत सारे नॉलेज मैं आपको वीडियो में देता हूं, तो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप देख सकते हैं, आप अनेकों चैनल पर तैयारी कराया जा रहा है, देख सकते हैं, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन आपको कोई चैनल पर मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ओनली वन मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डेली रात के 9 बजे आपको वीडियो डल जाता है। तो आप लोग डेली आइए। अगर आपको तैयारी बेहतर है, देखिए कि 50 में से कितना सही कर पा रहे हैं। अगर नहीं बेहतर है तो समझिए, पढ़िए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है माय डियर, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, निम्न में से किस डिजीज को वूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर, वूपिंग कफ, जिसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, काली खांसी भी बोलते हैं। तो इसे जो है हम लोग मिजल्स गलत, चिकन पॉक्स गलत, मम्प्स गलत, पर्टूसिस इसका राइट आंसर होगा। तो वूपिंग कफ का दूसरा नाम पर्टूसिस भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए कौन सा टीका है, तो डीपीटी का जो टीका होता है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, तो इसमें पीट पर्टूसिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। दूसरा है, कहता है कि स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब उद्भवन अवधि, मतलब किसी को अगर स्वाइन फ्लू होता है तो कितने दिन में लक्षण दिख जाता है, तो राइट आंसर बताना है 1 से 4 दिन, 14 से 20 दिन। ठीक है, और 1 से 3 मंथ, इनमें से कोई नहीं, तो 1 से 4 दिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है। स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, कुकुर खांसी जो ऊपर पर आए हैं, किसके द्वारा होने वाला एक संचारित यानी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, एक आनुवांशिक बीमारी है। तो आपको पता होना चाहिए आनुवांशिक बीमारी कौन है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, यह आनुवांशिक है। वायरस से, जो वायरस से होता है, जैसे आपका हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया, उसके बाद आपका हो गया कोरोना हो गया, ये सब वायरस वाला है। ठीक है, दाद खाज खुजली जो होता है आपके प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया वाला जो टीबी वगैरह है, ये सब बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में ही आपके आता है एक बर्डोटेला पर्टूसिस। बर्डोटेला पर्टूसिस जो होता है उसके कारण आपका वूपिंग कफ, कुकर खांसी होता है। ठीक है, बर्डोटेला पर्टूसिस के कारण, और वह एक बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। मतलब भारत में जो एक माता का मृत्यु होता है, सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, संक्रमण, टॉक्सेमिया, असुरक्षित गर्भपात, और डी ऑप्शन है रक्तस्राव। तो जो मातृत्व जो मृत्यु दर है, ज़्यादातर रक्तस्राव के कारण ही होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने के। ठीक है, तो 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी का संचरण मक्खियों द्वारा योगदान होता है। मतलब इस बीमारी में कौन ऐसा है जो मक्खी के द्वारा होता है। तो प्लेग, यह भी मक्खी के द्वारा नहीं होता है। मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है। स्केबीज आप लोग को पता है, यह भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। छठा है, निम्न में से डिफरेंट हैजा रहता तो सही हो जाता। ठीक है, कोलेरा मक्खी के द्वारा होता है। निम्न में से डिफरेंट टर्म कौन सा है, क्वारंटाइन यह अलग है। ठीक है, आइसोलेशन यह भी अलग है, डिसइंफेक्शन यह भी अलग है। यह सब एक प्रकार के बीमारियों से बचाने का तरीका है, चाहे क्वारंटाइन है, चाहे आइसोलेशन है, चाहे डिसइंफेक्ट है। लेकिन ड्रॉपलेट जो है यह संक्रमण फैलाने का एक तरीका है। ठीक है, तो अलग हमारा डी है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, वैस्कोटोमी एक किसी को परिवार नियोजन का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कहता है वैस्कोटोमी किसी को परिवार नियोजन का अन्य तरीका शामिल करना चाहिए कितने महीने बाद, 1 माह बाद। ठीक है, 3 माह तक, 2 माह तक, 5 माह तक। तो 3 माह इसका राइट आंसर होगा। वैस्कोटोमी के परिवार नियोजन का अन्य तरीकों का इस्तेमाल जो है 3 महीनों के बाद करनी चाहिए। ठीक है, 8वां नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है, निम्न में से किस बीमारी के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो माय डियर, आपको याद होनी चाहिए
कि अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है, अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो संभावना है वह एड्स का होने का होता है, जो ऑप्शन में एड्स है, जो HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर का बहुत शानदार प्रश्न है, डिजीज ट्रांसमिशन के ट्रांसप्लेसेंटल मोड को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिसेज, तो उसमें से आप लोग को पढ़ाया गया है ट्रांसप्लेसेंटल मोड, मतलब बच्चा को जो संक्रमण होता है वह माँ के जो है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो ट्रांसप्लेसेंटल मोड को वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। 10 नंबर का है, कहता है निम्न में से क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो माय डियर, कैंसर, ठीक है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एड्स। तो आपको यहाँ में बताना है कि कौन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन नहीं है, इसमें बताना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। नॉन मतलब क्या होता है? नहीं, और कम्युनिकेबल मतलब संचारित रोग, मतलब इनमें से कौन संचारित रोग जो है क्रॉनिक वाला नहीं है। तो माय डियर, इसमें से एड्स जो है आपका वह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। ठीक है, जबकि आप लोग को पता होना चाहिए यह क्रॉनिक के बात कह रहा है, तो क्रॉनिक भी है और नॉन कम्युनिकेबल इनमें से कौन नहीं है? तो एड्स हमारा क्या है? यह जो है कम्युनिकेबल है, जबकि यह सब नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो हमसे वही ना पूछ रहा है कि इनमें से कौन नॉन कम्युनिकेबल है। तो नॉन कम्युनिकेबल तो इनमें से जो है नहीं है, कहता है नॉन कम्युनिकेबल कौन नहीं है। तो एड्स तो हमारा कम्युनिकेबल है, बाकी यह सब तो नॉन कम्युनिकेबल है, याद रखना है। ठीक है, कम्युनिकेबल के मतलब होता है कि एक से दूसरे में फैलना, और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि एक से दूसरे में सीधे डायरेक्टली नहीं फैलता है। ठीक है, 11 नंबर का है, यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार है प्रश्न, निम्न में से किस विधि का उपयोग मेंटली इल पर्सन के उपचार हेतु किया जाता है। मतलब कोई मानसिक रूप से ग्रसित है, कोई मेंटली इल पेशेंट है, तो उसको इनमें से कौन सा उपचार दिया जाता है? ECT, ECG, एंटीबायोटिक्स, डायलिसिस। तो ये सब तो नॉर्मल के लिए है, ECT दिया जाता है मानसिक रूप से पीड़ित के लिए, तो ECT ए सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रोगी में पाए जाने वाला लक्षण कौन है? यह OCD इसको शॉर्ट में कहते हैं, और इनमें से जो व्यक्ति का होता है ना, तो बार बार एक ही जो है निरर्थक विचार जो है व्यक्ति में आता है और उसको करने के लिए बाध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें मन में बार बार निरर्थक विचार को आना तथा उनके अनुरूप ही कार्य करना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। OCD में बाध्यता होता है करने के लिए एक ही काम को। ठीक है, निम्न में से असंगत कौन है? इसमें से असंगत कौन है बताइए? मिजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, यह सब जो है फैलने वाला रोग है, लेकिन हाइपरटेंशन जो है यह जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जबकि ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है, याद रखिएगा। ठीक है, 14 नंबर का है, कहता है यहाँ पे माय डियर, एक होता है सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म होता है जिसे नींद में चलना कहते हैं। ठीक है, स्लीपिंग वॉकिंग होता है, लेकिन यहाँ पे सोमनी लौकी, ठीक है, सोमनी लौकी मीनिंग होता है कि नींद में बातें करना, नींद में बोलना। ठीक है, स्पीकिंग इन स्लीपिंग स्पीक, ठीक है, नींद में बोलना, बातें करना, सोमनी लौकी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 15 है ओबेस, देख लीजिए, ओबेसी हो जाने के फियर से, ठीक है, देखिए ओबेस हो जाने के फियर से भोजन न करना क्या कहलाता है? तो भोजन न करने को हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, सीधी सी बातें हैं, ये लगा दिया है ऐसे ही, लेकिन भोजन नहीं करने को हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 16 नंबर का है, फूड फोर्टिफिकेशन से क्या समझते हैं? खाद्य पदार्थों के पौष्टिकरण, पौष्टिकरण से क्या समझते हैं बताना है। ऑप्शन ए है, ऐसा पदार्थ जिसमें शरीर की आवश्यकता सभी न्यूट्रिएंट्स से उपयुक्त अनुपात में हो। ठीक है, पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना जो किस खाद्य पदार्थ को अधिक न्यूट्रियस बना देते हों। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पदार्थों में कुछ पद मिला देना, जो कि हमसे क्या पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों का पौष्टिकरण से क्या समझते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन से। तो देख लीजिए, फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना जो खाद्य पदार्थों को अधिक न्यूट्रिशन बना देता हो। मतलब जैसे अगर न्यूट्रिशंस के कमी हो तो कुछ भोजन में खाद्य पदार्थों में ऐसे चीज़ मिलाते हैं जो उसके न्यूट्रिशन को बढ़ा देता है, तो वही जो है फूड फोर्टिफिकेशन होता है, खाद्य पदार्थों का पौष्टिकरण। ठीक है, पौष्टिक चीज़ बढ़ा देता है। ठीक है, 17 है, एनीमिया से
से ग्रसित पेशेंट को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। मतलब एक रक्त में कमी वाला पेशेंट है तो उसको कौन से आहार देना चाहिए, तो उसे कम आयरन युक्त गलत, सी वाला गलत, बी आहार वाला गलत, आयरन युक्त आहार अधिक देना चाहिए। तो ये राइट आंसर। 18 है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आप लोग पढ़े होइएगा। पेप्टिक अल्सर से ग्रसित रोगी के आहार में निम्न खाद्य पदार्थ को शामिल नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि आपके पेट के जो है म्यूकोसा होता है ना, उसमें अल्सर हो जाता है, उसमें छल्ला पड़ जाता है, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को जिसके पेट में अल्सर हो जाए तो उसको जो है किस प्रकार के जो है भोजन देने का जो है सलाह नहीं देना चाहिए। शराब वाला यह भी नहीं देना चाहिए, सही बात है। तेज़ चाय कॉफ़ी यह भी नहीं लेना चाहिए। तला हुआ खाद्य पदार्थ यह भी नहीं लेना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। तो ये डी आंसर सही हो जाएगा। 19 है BMW का क्या तात्पर्य है। तो BMW का मतलब होता है B फॉर बायो, M फॉर मेडिकल, W फॉर बेस्ट, ठीक है। बायो मेडिकल बेस्ट BMW का फुल फॉर्म होता है, वो कार वाला BMW नहीं, ठीक है। स्वाले एंड ब्लीडिंग गम्स तथा डिले बाउंड हीलिंग किस डिजीज के मेन फीचर है। तो माय डियर देख लीजिए, गम्स, ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूड़ा से ब्लीडिंग आना, स्वाले होना मतलब सूजन होना, और घाव जो है जल्दी नहीं भरना, यह कौन से है। तो स्कर्वी रोग में होता है, मसूड़े में सूजन होता है, ब्लीडिंग होता है, घाव नहीं भरता है, तो यह स्कर्वी रोग में होता है, इसका मेन फीचर होता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही। 21 नंबर का है माय डियर, निम्न फूड सब्सटेंस में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। मतलब नीचे जो पदार्थ दिया गया है भोजन वाला, इनमें सबसे ज़्यादा सी किस में पाया जाएगा। सोयाबीन में गलत, आंवला सही हो जाएगा। फिशर ऑयल में डी ज़्यादा पाया जाता है। चने की दाल इस समय प्रोटीन होता है, जबकि सी आंवला में सही होगा। ओके, आगे देखते हैं। 22 नंबर है, कहता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि नर्सिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, तो इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ। याद रखिएगा, पूछेगा बहुत बार, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, पहले भी बता चुके हैं। एनीमा लगाने हेतु मरीज को कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो एनीमा के लिए पता है सू स्पाइन नहीं, फाउलर नहीं। फाउलर जो है श्वसन के मरीज के लिए, हृदय के मरीजों के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन राइट आंसर होगा एनीमा के लिए। ओके, 24 है, एस्टोमेटाइटिस से क्या समझते हैं। तो माय डियर, एस्टोमेटाइटिस का मतलब ये नहीं होता है कि एस्टोमिक में इन्फ्लामेशन हो जाना। आइटिस लगा आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। इन्फ्लामेशन में सूजन, दर्द, उस जगह पर लालिमा, यह सब होता है इन्फ्लामेशन में। और आइटिस लगा आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि इन्फ्लामेशन है। तो एस्टोमेटाइटिस के इन्फ्लामेशन जो होता है वह मुंह के जो म्यूकोसा होता है ना, मुखीय संक्रमण को एस्टोमेटाइटिस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। 25 नंबर है, कहता है TRH हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है। एक होता है TSH, एक होता है TRH, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन जो होता है अलग अलग है। तो TRH के सिक्रेशन जो होता है वह हाइपोथैलेमस से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। 26 नंबर है, कहता है एनल फिशर के उपचार में इंक्लूड है। अगर किसी को गुदिये अगर फिशर हो जाए तो उसके लिए फाइबर रिच डाइट, सही बात है। इंक्रीज फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए, सही बात है, ठीक है। यूज करना चाहिए कि स्टूल को जो नरम करता हो उसका उपयोग करना चाहिए, यानी सब सही है। तो अगर किसी को गुदिये फिशर हो जाए, फिस्टुला हो जाए, तो उसको जो है इन सभी का प्रयोग जो है करना चाहिए, ठीक है। 27 नंबर है, कहता है निम्न में से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का अन्य नाम क्या है। मतलब DM टाइप 2 जो है होता है चीनी रोग जिसको बोलते हैं, दो तरह के होता है। एक होता है तो जो पहला होता है उसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन जो है डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जो ज़्यादातर बुढ़ापा में वयस्कों में होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम यही। 28 नंबर है, इनमें से कौन जो है कान का रोग है। ईयर डिसऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। ईयर मतलब कान, डिसऑर्डर मतलब विकार। तो इनमें से कौन सा कान का विकार है। ब्लेफराइटिस या पलकों का सूजन होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना। 28 नंबर का यही प्रश्न है कि इसमें से ईयर डिसऑर्डर कान का इसमें से रोग कौन सा है। तो जैसे ब्लेफराइटिस है तो यह जो है पलकों का सूजन इसको बोलते हैं ब्लेफराइटिस को। ओटाइटिस एक्सटर्ना हो, ओटाइटिस मीडिया हो, मेनियर्स रोग हो, ये सब हमारा कान का डिजीज है, कान का रोग है। तो हमारा ऑप्शन तो यही सही होगा, लेकिन आगे समझिए। बर्गर डिजीज जो होता है, नस में सूजन को बर्गर डिजीज बोलते हैं। एडिसन डिजीज जो होता है यह हमारा एड्रीनल ग्लैंड का समस्या होता है। तो यह सब आपको बता दिए, बाकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर रात के 9 बजे जरूर जुड़िए। एनुरिज्म का मतलब होता है आई डिसऑर्डर,
कार डिसऑर्डर, ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम, एंड आगे है हमारा स्किन डिजीज। तो एन्यूरिज्म का मतलब होता है कार्डियक प्रॉब्लम। होता है कि कार्डियक में सूजन हो जाता है, हृदय में सूजन हो जाता है, तो वही हमारा एन्यूरिज्म होता है, ठीक है। उसमें का जो वाहिका होता है, रक्त वाहिका, उसमें सूजन आ जाता है, उसी को एन्यूरिज्म बोलते हैं। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से मलेरिया किस रोगाणु द्वारा होता है, यानी मलेरिया जो है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। HIV, प्लाज्मोडियम, कैंडिडा, माइक्रोबैक्टीरियम। तो माय डियर, मलेरिया के बाद कहेगा तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। HIV जो है HIV वायरस के कारण एड्स होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस ओरल थ्रस जो होता है उसके कारण। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि TB के बनता है, ठीक है। तो ये सब याद रखने को। 31 है, कहता है ESR का पूरा नाम क्या है। ESR एक प्रकार का टेस्ट है जिसका पूरा नाम होता है E फॉर एरिथ्रोसाइट, S फॉर सेंडिमेटन और R फॉर रेट। एरिथ्रोसाइट सेंडिमेटेशन रेट होता है ECR का फुल फॉर्म। ये सब अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 32 नंबर का है, ब्रेडीपेनिया से क्या समझते हैं। तो ब्रेडीपेनिया का मतलब होता है कि श्वसन का मंद होना, श्वसन का कम होना, और अगर टेकीपेनिया रहेगा तो श्वसन का तीव्र होना, ठीक है। तो ब्रेडीपेनिया देखिए श्वसन का मंद कम कौन सा है, तो देखिए व्यक्ति की रिस्पायरेशन रेट समान से कम होना, यही ब्रेडीपेनिया होगा। टेकीपेनिया रहता तो समान से अधिक होता रिस्पायरेशन रेट। डिस्पेनिया रहता तो श्वसन में तकलीफ होना, कष्ट होना, डिस्पेनिया होता है। D फॉर डिफ़िकल्ट और D फॉर सांस लेने में तकलीफ, ठीक है। तो ये हो गया। आगे है यहाँ पे 33 नंबर, टाइफाइड बीमारी को जो है टाइफाइड बीमारी का जो रोग होता है उसको लिए कौन से टेस्ट जो है निदान के लिए कौन से टेस्ट किया जाता है। गाने यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो बिडाल टेस्ट सही है, बिलार टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट TB के लिए, बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है यहाँ पे। 34 नंबर का प्रश्न है कि जॉन्डिस का लक्षण इनमें से कौन है। जॉन्डिस के लक्षण को बताना है। तो जैसे त्वचा तथा स्क्लेरा का पीलापन होना, तो जॉन्डिस में स्किन त्वचा तो पीला हो ही जाता है, सही है। भूख कम लगता है, ये भी बात सही है। गहरे रंग का मूत्र पीले रंग का हो जाता है, सही बात है। तो इसलिए इसमें से सही हो जाएगा। तो जॉन्डिस के सभी लक्षण ये हैं, ठीक है। 35 नंबर का है, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा होता है, तो देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर जो है सबसे अच्छा है जल को शुद्ध करने के लिए। तो यही है, बाकी ये सब तो रासायनिक चीज़ें हैं जो कि अलग अलग उपयोग में आता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से एंटीहिस्टामिन ड्रग का उदाहरण कौन सा है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या चीज़ के लिए होता है, आपको पता है, वैसोडिलेटर होता है, रक्त वाहिका को फैलाने वाला। एमिनो देख लीजिए इयाफेनाहाइड्रेमाइन, ठीक है। देख लीजिए इयाफेनाहाइड्रामाइन, यह एंटीहिस्टामिन है। मेथिन प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉइड दवा है। और डेरिफाइलिन यह जो है आपको श्वसन वाले अस्थमा वाले के लिए है। तो इसलिए एंटीहिस्टामिन ड्रग कौन सा है, इयाफेनाहाइड्रामाइन, ठीक है। इनमें से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश में पहली जो जनसंख्या है, पिछली जनसंख्या कब हुई थी। तो आपको पता है 2011 में, पिछला जो जनसंख्या 2011 में किया गया था। नेक्स्ट है 38 नंबर है, कहता है कि निम्न में से कौन सी गेज वाली नीडल का डायमीटर सबसे अधिक होता है। तो अगर आप लोग डायमीटर वाला, गॉज वाला, अगर आप लोग कैनुला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पता होना चाहिए कि कैनुला में जिसका नंबर कम होता है उसका डायमीटर नीडल का सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए देखिए इसमें कौन गेज सबसे कम है। तो सबसे कम इसमें 18 है, इसलिए इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा। नीडल का डायमीटर मतलब जहाँ से जो है आपके सलाइन वगैरह निकलता है, यह जो नीडल का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यह कितना मोटा है, इसी के डायमीटर के बारे में पूछता है, ठीक है। आगे है 39 नंबर का है, निम्न में से देख लीजिए एनेस्थेटिक एजेंट का क्या कार्य है। एनेस्थेटिक आप लोग पढ़े होंगे, यह एनेस्थेसिया में दिया जाता है रोगी को बेहोश करने के लिए सर्जरी से पहले। तो एनेस्थेटिक एजेंट का क्या काम होता है, देखिए क्या काम है यहाँ पे ऑप्शन में। कहता है लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न करने के लिए काम में लाई जाती है, बिल्कुल सही बातें हैं और यही सही बातें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे बेहोश सुन्नपन उत्पन्न करना, ठीक है।
40 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से वैसोडिलेटर मेडिसिन कौन है। वैसोडिलेटर का मतलब होता है कि वाहिका का फैलाने वाला मेडिसिन कौन है। रक्त वाहिका को या श्वसन के नली को फैलाता है, जिससे रोगी को श्वसन लेने में आराम मिलता है। तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, मैंने ऊपर ही बताया, नाइट्रोग्लिसरीन आपका राइट आंसर होगा। जबकि डाइजापाम एक क्या है, आपका सीडेटिव दवाई है। एमिनोफाइलिन आपका एक क्या है, ये एंटी अस्थमेटिक दवाई है, अस्थमा वाले के लिए। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से IV2 में से सबसे सांद्रित घोल कौन सा है। तो जिसका परसेंट ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा, तो 50% डेक्स्ट्रोज जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, यही सांद्रता सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी आयरन युक्त दवा है। आयरन वाला दवा कौन है। तो जितना भी फेरस लगा होता है ना, फेरस का मतलब ही होता है Fe, और Fe का मतलब ही होता है आयरन। तो देख लीजिए सब में फेरस है, इसलिए उपरोक्त सभी जो है आयरन वाली दवा है। ठीक है, याद रखने को। कहता है 43 नंबर, D और C ऑपरेशन के लिए पेशेंट को कौन सा पोजीशन दी जाती है। तो आपको पता होगा यह महिला के जो है सर्जरी में होने वाला है, डिलेशन एंड क्यूरेशन वाला ऑपरेशन होता है, D एंड C ऑपरेशन होता है। तो यह महिलाओं को जो है लिथोटोमी पोजीशन में जो है सर्जरी D और C ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 44 नंबर है, कहता है स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण इनमें से कौन है। तो माय डियर, स्लाइडिंग हर्निया में जो होता है चेस्ट पेन, बॉडी वोमिटिंग, ब्लडी वोमिटिंग, एपिस्टॉक्सिस। तो इसका राइट आंसर गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स, जिसको GER कहते हैं, या इसी को D लगा दीजिएगा तो GERD हो जाता है। इसमें होता है कि कुछ भी खाइएगा तो खाने के बाद जो है पेट से वापस जो है भोजन के नली में भोजन को भेजने लगता है, मतलब आपको रिटर्न भेज देता है, रिफ्लेक्स कर देता है। तो यही स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, 45 नंबर है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन के पश्चात ग्रेफ्ट रिजेक्शन की रोकथाम हेतु पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाती है। मतलब अगर किसी को किडनी लगाया गया है, दूसरा किडनी अगर किसी को लगाया गया है, तो पेशेंट को जो है ग्रेफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए कौन सी दवा दिया जाता है। तो आपको बता दें कि रीनल ट्रांसप्लांट के बाद सबसे अच्छा दवाइयाँ जो दिया जाता है वह होता है इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन। क्या चीज़, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, यह दवा जो है दिया जाता है। ठीक है, 46 नंबर है, कहता है निम्न में से हेपेटोसेलुलर सर्किनोमा ट्यूमर मार्कर है। कहता है निम्न में से कौन जो है हेपेटोसेलुलर सरिकोनो से देख लीजिए सर्किनोमा ट्यूमर का मार्कर है। ठीक है, तो इसमें से ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा हिपेटोसेलुलर सरिकोनोमा ट्यूमर का एक मार्कर है। अल्फा फेटोप्रोटीन, सर्किनो एम्ब्रायोसिन एंटीजन, CA125, CA153। तो माय डियर, जो सर्किनोमा हेपेटोसेलुलर जो ट्यूमर है इसका मार्कर होता है अल्फा फेटोप्रोटीन, चिन्ह लगता है ट्यूमर का। ठीक है, अल्फा फेटोप्रोटीन। 47 है, कहता है मेटाप्लासिया के बारे में क्या ट्रू है। इसमें से मेटाप्लासिया, तो ये एक नॉर्मल सेल की साइज, शेप तथा ऑर्गेनाइजेशन में अल्ट्रेशन आना, सेल की साइज में वृद्धि होना, नॉर्मल सेल की संख्या में वृद्धि होना, और एक प्रकार के मिसेल देख लीजिए मिजेनकाइमल सेल का दूसरे प्रकार की मिजेनकाइमल सेल में चेंज होना। तो जो मेटाप्लेसिया का मतलब होता है कि वह एक जो मिजेनकाइमल सेल है वह दूसरे के रूप में बदल जाता है। ठीक है, दूसरे मिजेनकाइमल के रूप में बदल जाता है। तो यही राइट आंसर होगा। 48 है, कहता है निम्न में से कैंसर की रोकथाम हेतु प्राइमरी लेवल प्रिवेंसिव मेजर में शामिल है। कौन सा। तो माय डियर, जो कैंसर की रोकथाम का जो प्राइमरी लेवल है वह ये है कि लीवर कैंसर की रोकथाम हेतु पेशेंट को एल्कोहल का सेवन नहीं करने की सलाह देनी चाहिए। रोकथाम प्राइमरी लेवल में क्या होता है, आप रोकथाम ही कर सकते हैं। जो अगर मान गया किसी को अगर पेट में गैस बनता है, जलन होता है, तो वह क्या करेगा, मिर्च मसाला कम खाएगा, सलाह दिया जाएगा, चाय नहीं पिएगा। तो इसी प्रकार से कैंसर के जो प्राइमरी जो इनमें से ऑप्शन में बताना है कि लीवर कैंसर के लिए रोकथाम के लिए यहाँ पे बताना है कि इन कैंसरों में प्राइमरी लेवल में कौन सा जो है रोकथाम का मापक है। तो इनमें से लीवर अगर किसी को कैंसर होता है तो एल्कोहल लेने के बाद डायरेक्ट लीवर को क्षतिग्रस्त करता है। तो लीवर कैंसर के रोकथाम के लिए पेशेंट को एल्कोहल के सेवन को
नहीं करने का सलाह देंगे। ठीक है। 49 नंबर है, निम्न में से कॉमन स्किन कैंसर कौन है? एकदम स्किन जो समान कॉमन स्किन त्वचा का कैंसर है कौन है? बेसल सेल सर्किनोमा, ठीक है, उसके बाद है स्क्वैमस सेल सर्किनोमा, मेलिग्नेंट सेल सर्किनोमा और स्ट्रेटिफाइड सेल सर्किनोमा। ठीक है, तो इसका राइट होगा बेसल सेल सर्किनोमा। बेसल सेल सर्किनोमा जो है यह आपके कॉमन प्रकार के स्किन कैंसर है, याद रखिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है कि हेनरी फायल द्वारा दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल की संख्या कितना है? तो हेनरी फायल ने जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल दिया वह कुल 14 है, इसको याद रखिएगा। और इस प्रकार से आज यह आपका 50वां क्वेश्चन आखिरी था, जिसमें हेनरी फायल के द्वारा दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्रिंसिपल है उसका संख्या 14 है। तो इस प्रकार से आज यह चौथा वीडियो मैंने आप लोग को करा दिया और बहुत शानदार तरीके से करा दिए, और यह चौथा वीडियो आपको 50 क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो लोग भी एएनएम के तैयारी करने वाले हैं 50 क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए वीडियो को। अगर जहाँ भी समझने में दिक्कत आ रहा हो वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और वहाँ पे खुद से पढ़िए। ठीक है, बाकी टॉप क्लास के यह 50 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तैयारी बस करते जाइए। आप लोग को मैं बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ओके, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना